गुड इवनिंग बेटा, कैसे आप लोग? आइए अच्छे होंगे। चलो भाई, क्लास 12 की फिजिक्स शुरू करते हैं। आज बेटा क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेक्चर है। फिजिक्स शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो या किसी बुक से पढ़ रहे हो, कोशिश ज़्यादा करिएगा कि आप रीडिंग की आदत डालिए, पढ़िएगा ज़्यादा, कि वीडियोस देखने से उतनी अच्छी रिजर्वेशन नहीं मिल पाती है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ेंगे 12 के फिजिक्स में, ये तो आपको बेसिक पता ही होगा कि फिजिक्स में दो पार्ट है, 35 नंबर के दोनों पार्ट हैं, 35 35 में डिवाइड है। आपका जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, 8 लेसन है टोटल इसमें, और पार्ट 1 टोटली चार्ज पर डिपेंड है। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज ये कह सकते हैं कि चार्ज एक ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिनके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की कैपेसिटी आती है, उसको हम चार्ज कहते हैं। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी या द फंडामेंटल पार्टिकल ड्यू टू व्हिच एनी अदर पार्टिकल रिएक्ट या एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, फिर दोबारा चार्ज क्या होते हैं? द फंडामेंटल पार्टिकल ड्यू टू व्हिच एनी अदर पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। वे फंडामेंटल पार्टिकल जिनके कारण कोई दूसरा पार्टिकल या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है, या वे फंडामेंटल पार्टिकल जिनके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उनको हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, अभी बात बेसिकली आती है कि चार्ज टॉपिक। अब देखो, चार्ज की 3 कंडीशन बनती है। चार्ज की पहली कंडीशन क्या होती है? अच्छा, चार्ज के बारे में थोड़ी बातें हम आपको बता दें। इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। सबसे पहले किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है कूलॉम। सी से नोट करते हैं इसको। चार्ज की जो बेसिक वैल्यू होती है, सबसे कम वैल्यू, वो होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो होती है 80। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैपिटल क्यू से भी स्मॉल क्यू से भी। ठीक है, चार्ज की ऐसी क्वांटिटी, एक बात और आती है, ये एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। ये चार्ज के बारे में थोड़ी सी जानना है। किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अरे छोड़ो इसको, जानने को क्या करोगे। ठीक है, ये थोड़ी सी चार्ज की स्टोरी थी, हल्का सा। अब देखो, चार्ज की 3 कंडीशन है। हम आपको प्री फिजिक्स का एक टेकओवर दे रहे हैं, सिलेबस नहीं शुरू कर रहे हैं, ध्यान देना। चार्ज की पहली कंडीशन क्या है? ध्यान समझिएगा। चार्ज एट रेस्ट। चार्ज की पहली कंडीशन क्या है? कि चार्ज रुका हुआ होगा, रेस्ट पर होगा। जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो चार्ज से संबंधित किसी भी चीज को हम पढ़ेंगे, किसी भी चीज को, उसको हम इलेक्ट्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो देखो फिजिक्स की, अब चार्ज अगर रुका हुआ होगा तो फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनेगी, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी? कि चार्ज एट मोशन। चार्ज मोशन करेगा। मोशन भी 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसा मोशन होता है यूनिफॉर्म, फिर चार्ज मोशन करेगा, लेकिन इस बार कैसा मोशन करेगा? नॉन यूनिफॉर्म। एक बार हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात की और दूसरी बार हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात की। तो जब चार्ज मोशन में होगा तो फिर फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनेगी, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। जी, ठीक है। फिर फिजिक्स में जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो एक नई ब्रांच फिर बनाई जाएगी, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये फिजिक्स की 3 अलग अलग ब्रांचेज हैं, और 3 ब्रांच जो आपके यहाँ बन रही हैं, ये आपके यहाँ एक यूनिट है फिजिक्स में। पूरे फिजिक्स क्लास 12 का पार्ट 1 है, ये पूरा पार्ट 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके यहाँ 3 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपका फर्स्ट लेसन है। ठीक है, दूसरा जो लेसन आपका बनेगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रोकैपेसिटेंस। ये आपका सेकंड लेसन बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स में भी आपके 2-3 लेसन हैं। पहले लेसन का नाम है
करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी रिलेशन का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और थर्ड रिलेशन है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, अभी यहाँ तक की कहानी समझ आ रही है? अच्छा, अभी आगे ही चलना है। अभी मैग्नेटिज्म में के तुरंत बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फिर तुरंत आप अगला लेसन पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तो एक रिलेशन बना है, उसका नाम है EMW, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये आपके टोटल रिलेशन है। पहला रिलेशन कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा इलेक्ट्रोकैपेसिटेंस। तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठवां रिलेशन कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सातवां रिलेशन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और आठवां रिलेशन कौन सा है? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपके टोटल रिलेशंस हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ना कहाँ शुरू करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर मिलकर लगभग 18 नंबर है, 3 मार्क्स के आते हैं आपके पेपर में। फिर धीरे धीरे करके सबके मार्किंग अलग अलग है। आपको जब हम नए टॉपिक पढ़ाएंगे तो किसी आपको बता देंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे इस टॉपिक से कनेक्टेड PYQ साथ साथ करवाते चलेंगे, ताकि आपको बोर्ड के क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक की प्रॉब्लम्स तो नहीं। एक बार प्लीज पॉज करके वीडियो को आप अपना नोट कर लीजिए। ये पूरा पार्ट 1 की कहानी है। पार्ट 2 में आप लाइव पढ़ोगे, बट अभी आप पार्ट 1 ध्यान दें, फिर हम लोग इधर की बात करते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार रिकैप कर लीजिए। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? चार्ज। चार्ज क्या होते हैं? ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल जिनके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उन्हें हम चार्ज कहते हैं। द फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच इज या फिर ड्यू टू व्हिच जनरेट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज जब रेस्ट पर होगा, ध्यान देना, चार्ज जब रेस्ट पर होगा तो हमेशा वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ई से। चार्ज जब कहाँ होगा? रेस्ट पर, तो कैसे जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ करंट भी जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, करंट भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। चार्ज जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, करंट तो होगा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, साथ साथ EMW एक टाइप की वेव्स जनरेट करेगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चार्ज की 3 कंडीशंस हैं। हम लोग पहली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। प्लीज पॉज करके इसे जल्दी से नोट करें आप। ये आपका पूरा का पूरा पार्ट बनाता है। ओके, रफ करते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर ना? तब कॉपी पे निकाल लीजिए, पढ़ना शुरू करिए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग को चार्ज है और हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं उस लेसन का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम लोगों को एक लेसन पढ़ना है, उस लेसन का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम एक टॉपिक उठा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगली बात आती है कि चार्ज, अब देखो फंडामेंटल पार्टिकल समझते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल की बात आती है कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियाई है, ये आपने पढ़ा होगा ना, एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियाई में 2 तरीके के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैं जब बनाता हूँ, मान लो ये न्यूक्लियाई है, यहाँ 2 तरीके के चार्ज हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक, ये इसके बाहर के, ये आउटर ऑर्बिट है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन टहल रहा,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टहल रहा, हमारा नाम दे दिया ई। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टहल रहा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टहल रहा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा। अच्छा, अब देखो एक बात, आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चार्ज। इन्हीं पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया? चार्ज। बात समझ आ गई? केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ना, एटम सबसे छोटा सा पार्टिकल, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे और मतलब तोड़ नहीं सकते, उसे क्या बोलेंगे? एटम। और एटम के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियाई के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम बात कर सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियाई के अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के बाहर होंगे। इसी कारण न्यूक्लियाई कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब देखो, मान लो कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? -5। और प्रोटॉन कितना है? अंदर कितना होगा? 5। दोनों घट के कितना बन जाएंगे? 0। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? ध्यान देना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे होते हैं, अंदर होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। कितना होता है? सबसे कम चार्ज ये रहा। अगर जब हम इससे प्रोटॉन की चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब बात आती चार्ज में प्लस माइनस, हम जो यहाँ के चार्ज लेते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, ये कैसे लेते हैं? ये कोई बॉडी प्लस माइनस कैसे होती है? मान लो पर दो बॉडी है, ये दो अलग अलग मार्कर हैं, दोनों मेटल है, मान लो तो इंसुलेटर है, बट हमने दो बॉन्ड कर लिए, दोनों कंडक्टर है, और कुछ देर बाद ये चार्ज बॉडी बन जाए, प्लस हो जाए माइनस हो जाए, तो कैसे होगा? जैसे मान लो कि हमने इस वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दे दी, इसको एनर्जी देंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के ऑर्बिट में ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, तो अगर उसको एनर्जी दे देंगे तो उसकी रिवॉल्यूशन की पावर बढ़ जाएगी, मतलब तेजी से और तेज से रिवॉल्व करने लगेगा। जब वो स्पीड बढ़ाएगा धीरे उसका रेडियस बढ़ेगा, और कुछ देर बाद वो न्यूक्लियस की फोर्स से अलग चला जाएगा। आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो कि आप धागा लो, धागा पे पत्थर बांधो, ऐसे ऐसे घुमाओ, हल्का 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 बाहर घुमाते चलो घुमाते चलो घुमाते चलो, कुछ जब धीमे धीमे आप यहाँ से एनर्जी दे रहे हो यहाँ से, और धागे की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तेज 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 वो घूम रहा है। तो सेम कंडीशन है कि ये जो चार्ज हैं ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए हैं। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया वह फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट रखता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सब न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए हैं। तो जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन को अलग से एनर्जी देंगे वो और तेज तेज घूम करेगा। अभी इसकी स्पीड फिक्स है कि ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे ऐसे हम एनर्जी दे दी ऐसे ऐसे घूमने लगा, और दे दी और ऐसे ऐसे, और दे दी ऐसे ऐसे घूमने लगा। अब ऐसे तो पहले ऐसे, फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते इसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ी, खट से बाहर हो गया। तो जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, ठीक, माना हमने कि यहाँ पर देखो ध्यान से, माना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 5। अभी हम लोगों ने गिना ना कितने थे? 5। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? -5। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? -4। तो हमने क्या किया? जोड़ा, 5 से 4 गया, कितना आया? केवल 1, मतलब कि 1 ई, मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा। अभी बात नहीं समझ में आई? ये जो वैल्यू आई किसमें आई? प्लस में आई। ध्यान से देखना, किसमें वैल्यू आई? प्लस। क्लियर है ना भाई? कितने जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। तो प्रोटॉन भी कितने बचने चाहिए? 4। अगर 4 बच्चे के 0 हो जाएगा तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन, और वैल्यू किसमें आई? प्लस में। कहने का मतलब कि जब कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट या कोई न्यूक्लियाई अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, लीक कर देगा, या किसी एलिमेंट को कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये और यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस ऑब्जेक्ट जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा इसका चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव बनेगा। पहली बात समझो, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास था m0 और इसका मास था m, तो आप बताओ, अच्छा इलेक्ट्रॉन का एक मास ही होता है, आपको बता दें कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है me, इसको बोलते हैं 9.1 × 10⁻31 kg, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो किसी बॉडी से इतना मास कम हो गया,
तो अब किसमें गया, इसमें गया, तो इसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। सोचो जल्दी बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? देखो जो भी मास इसका था, हमने एक इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो जो भी, चलो चलिए इस बारे में हम लोग के बात करेंगे, पहले कि थोड़ा एक टॉपिक और आगे देखते हैं। अगली बार हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ले लिया, ये को दे दिया। तो देखो प्रोटॉन कितने थे, 5, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, -6, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, -e। अब इस बार वैल्यू किसमें आई, माइनस में। यहाँ चाहो तो 1 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 कर लो। तो यहाँ कितना आया, माइनस का 1 आया। तो ध्यान से देखो कि जब इलेक्ट्रॉन लीव किया था तो वैल्यू प्लस में आई थी, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वैल्यू किसमें आई, माइनस में आई। क्लियर? मास की बात करते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी थी ये हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन हमको छोड़ के चला गया, ये भगवान की आत्मा को शांति दे, तो जो बॉडी आई कैसी आई, माइनस में आई। देखो बेटा छोड़ के जाना आना दुनिया है लगा रहता है, गई बेचारी, कट गया। देखो इसका रेस्ट मास m0, इसका मास m। ठीक, अब हम बात करते हैं मास की। तो देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, कम हुआ, इसका मास क्या होगा, ज्यादा, जाने के बाद बना था, इसका मास क्या होगा, कम। यहाँ लिखेंगे m0 इज ग्रेटर देन m, मतलब कि पॉजिटिव बॉडी का मास कम होता है। इसमें एक, सॉरी यहाँ ऐड हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ा तो ये बना, तो यहाँ लिखेंगे m इज ग्रेटर देन m0। दोनों में अंतर समझिए। आप हिंदी में लिख लीजिए साफ साफ बड़ा बड़ा कि पॉजिटिव बॉडी का मास ज्यादा होता है, कम होता है। क्या लिखोगे, यहाँ लिखो, यहाँ लिखता हूँ, पॉजिटिव बॉडी का मास कम होता है, कम होता है। और दूसरी बात क्या लिखोगे, नेगेटिव बॉडी का मास ज्यादा होता है। क्यों होता है, बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बनती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से, एलिमेंट से, न्यूक्लियाई से कोई इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिव, और किसी न्यूक्लियाई में इलेक्ट्रॉन चला आता है तो बॉडी बन जाती है नेगेटिव। भाई कहीं से गया तो कहीं तो जाएगा ना, तो जहां से गया वो पॉजिटिव, जहां को गया वो नेगेटिव। ऐसे समझो, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे नहीं जाते, देना पड़ता है। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो कैसा हो गया, दाता, जिसने लिया वो कैसा हो गया, ग्राही। ये क्या है, डोनर, जिसने दिया वो क्या है, डोनर, जिसने लिया वो क्या है, एक्सेप्टर। जिसने कर्ज दिया ये कैसा हो गया, अमीर, और जिसने लिया उसके ऊपर एक माइनस का कर्जा आ गया। ये चार्ज कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। कौन कौन से होते हैं, पहला चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इतनी बात समझ आ गई। चार्ज क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिनके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कब होती है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है। मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होती है, जब चार्ज मूव करने लगता है। मूव मतलब चलने लगता है। चार्ज चलता है तो करंट फ्लो होता है, करंट के कारण तार के आसपास या जहां भी करंट फ्लो होता है उसके आसपास एक नया फिनोमेना जनरेट करते हैं, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट बनने लगता है। ठीक है, अब चार्ज की ये यूनिट वैल्यू डायमेंशन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्वांटिटी क्या होती है, कैसी होती है, और एमई मतलब चार्ज की वैल्यू कहती है, चार्ज का मास कितना होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चार्ज नेगेटिव कब बनेगा, कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव कब होगा, जब उसमें चार्ज आ जाएगा, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां वो बॉडी होगी नेगेटिव, जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो बॉडी होगी पॉजिटिव। अब इतना रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। अगली बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कुछ चीजें हम लोगों ने जान ली, मास जान लिया, चार्ज कितना होता है, वैल्यू जान ली, सब कुछ। अब प्रॉपर्टी में थोड़ा और बातचीत करते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलिए चार्ज की पहली प्रॉपर्टी, इसे देखो आप एकदम हिंदी में समझो, प्योर हिंदी में ढंग से, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ये सब बोर्ड में नहीं आता कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बाकी नोट्स हम आपको ऑलरेडी सेंड कर देंगे। जब वीडियो एंड होने लगेगा तो इस वीडियो में, अगले वीडियो में लिंक में हम आपको नोट्स दे देंगे, आप नोट वहां से कर लीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज को ऐड किया जा सकता है
चार्ज को ऐड किया जा सकता है। प्योर हिंदी में समझिए, मतलब इट इज शो द एडिटिव प्रॉपर्टी। इंग्लिश में क्या लिखोगे, इट इज शो द एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब मान लीजिए कोई बुलडुआ है, यहाँ मान लो -2q प्लस q प्लस 4q, -6q प्लस 2q प्लस 8q, यहाँ प्लस q प्लस 6q प्लस 9q ना 9 यार, और -3q। तो इनको आप नॉर्मल जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, देखो 4 1 5, 5 से 2 गया 3, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है 3q, ये 8 2 10, 10 से 6 गया 4, इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है प्लस का 4q। ये देखो 6 7 7 9 7 15 16 16 से 3 गया, ये इसके अंदर 13q। ये नॉर्मल चार्ज को जोड़ सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज को जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, सेम चार्ज रिपल करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये कोई बॉब है, यहाँ 2 गेट हमने लटका दी, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ये मान लो हमने एक और फिक्स लिया, यहाँ पर इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा। मतलब कि ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा। अच्छा, ये मान लो कि दोनों बाहर आ गए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का। इधर भी कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम है। तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, सॉरी देखो करते हैं करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब सेम वही कंडीशन है, एक दो बॉल लिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फिर दो बॉल लिया, ये नेगेटिव इसको मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो। ठीक, तो इन दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का, दोनों एक तरफ खींच जाएंगे, कुछ कुछ, ये इसको खींच लेगा इधर, ये इसको खींच लेगा, इसी तरह ये भी ऐसे खींच जाएंगे, इसको बोलेंगे अट्रैक्शन। दोनों बीच में कौन सा फोर्स लगा, अट्रैक्शन। अरे ऐसे समझ मेरे भाई, लड़कों लड़कों में, लड़कियों लड़कियों में भी, लड़के लड़के में समझदार हो। कभी आपने सुना है वो सजाती वाले विवाह की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ और समझाने लगो। इधर चलो थोड़ा आगे बात बढ़ाते हैं। इधर लड़ाई हो सकती है पर प्यार मोहब्बत होता है, लड़ाई में सब विवाह नहीं होता। सेम है यूजुअल, मतलब फिजिक्स में मोहब्बतें चल रही है, इधर भी लड़के लड़के लड़कियां फाइट कर रहे हैं, लड़के लड़की में तो फिर समझदार आप नंबर का आदान प्रदान, इधर भी लड़की लड़कियां मिले तो बातचीत हो रही, मतलब अपने हिसाब से समझो। अच्छा, चार्ज को ऐड किया जा सकता है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगली बात आती है, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड होते हैं, क्वांटाइज्ड मतलब कि इनको हम ना डेसिमल में नहीं लिखते, इनकी वैल्यू होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 नंबर, ये गोला ये, एक गोला ये, एक गोला ये, एक गोला ये। अब हम कहें कि इसमें भी 2 कूलम चार्ज, इसमें भी 2 कूलम, इसमें भी 2 कूलम, इसमें 2 कूलम। वैसे 2 कूलम चार्ज इम्पॉसिबल है, 1 कूलम चार्ज इतना बड़ा होता है कोई धरती को ढक सकता है। हमारे 2 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, कैसे बोले 2 माइक्रो कूलम, हमको पता ही नहीं कि किसमें चार्ज ज्यादा होगा किसमें कम। मान लो इसका साइज ज्यादा है, इसमें चार्ज ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें भी ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें सबसे कम होगा। भाई देख के तो ऐसा लगता है। तो यही जानने के लिए नया लॉ बना, उस लॉ का नाम हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज को हम बता सकते हैं कौन से बॉडी में कितना चार्ज है, कौन से बेस पे बताते हैं ये समझो खाली। एक फार्मूला होता है Q = NE, इसको प्लस माइनस में लगा दो। प्लस माइनस का मतलब हुआ कि वो बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो प्लस NE, नेगेटिव चार्ज होगी तो माइनस NE। मतलब अगर उसमें चार्ज आएगा तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे -NE,
वो चार्ज दे रही होगी तो प्लस एन ई। यहाँ पे जो एन है इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ 1 कुछ भी हो सकती है, लेकिन फ्रिक्शन में नहीं, एकदम नॉर्मल 1 2 3 4 में। इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। ई जो है उसकी वैल्यू भी हमने बताई है, जो मिली थी 1.6 × 90 कूलम जो भी थी। और क्यू क्या है, टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी बॉडी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस बॉडी का चार्ज उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो हीलियम है, हमने ये लिख दिया, देखो तो ध्यान से 2He4। तो देखो जो नीचे लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, ऊपर वाले को एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये n की वैल्यू कितनी यहाँ पर, तो ध्यान देना जो नीचे लिखी है वही n की वैल्यू कितनी 2। फार्मूला लगा दो, q बराबर n की जगह 2, e की जगह 1.6 × 10⁻⁻90 मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 3.2 × 10⁻90 कूलम। ऐसी सेम सिचुएशन आती है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, देखो मैं लिख दे रहे हैं 7 and 14, 8 को 16 दो क्वेश्चंस में आपको बताना है कि चार्ज कितना है। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, बताइए अगर Q की वैल्यू है 1 कूलम तो N का मान बताओ। E की वैल्यू एग्जैक्ट आपको पता है कितनी होती है, ये पहला हो गया, आपका पहला क्वेश्चन है, या आपका दूसरा क्वेश्चन है, या आपका तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन एक और लगा के दिखाइए। चौथा क्या लगाएंगे आप, चलिए चौथा लगाइए। अगर हम Q की वैल्यू दे दें 5 माइक्रो कूलम तो N की वैल्यू बताइए, 5 में 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, तो आपको N की वैल्यू बता दी। ये 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। अच्छा चलो आगे हम बातचीत बढ़ाते हैं। एक बात आप ध्यान रखना छोटी सी, कि एक कूलम चार्ज में क्वेश्चन आता है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान रखना एक कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब लिखने वाली छोटी छोटी बातें हैं, इनको बॉक्स बना के ऐसे लिख लीजिए, इनको निकाल के करना नहीं, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, खत्म नहीं हुई है। हमने चार्ज कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कौन कौन सी चार्ज को ऐड किया जा सकता है, मतलब इट इज सो द एडिटिव नेचर, ठीक है। फिर सेम चार्ज ऑलवेज रिपल टू ईच अदर, डिफरेंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फिर अगला टॉपिक है, क्या आपने नोट कर लिया, हां नेक्स्ट है इसके बाद चार्ज इज कंजर्व, कंजर्व CONSERVE। चलो देखिए क्या बता रहे चले, चार्ज इज कंजर्व। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज इज कंजर्व। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, चार्ज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, आपने एनर्जी में पढ़ा था, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑलवेज ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे चार्ज नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ऑलवेज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज ना तो आप नया चार्ज बना सकते हैं, ना ही किसी बॉडी का चार्ज खत्म कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं बस। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कि ये बॉडी थी और ये बॉडी थी, ठीक है, इसमें एक 2 3 4 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन था। बताओ कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 4, यहाँ पर हो गए 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुए 7। मान लो हमने इसको चार्ज किया, चार्ज के मैसेज कि हमने यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफर कर दिया, ऐसे हमने जैसे ट्रांसफर किया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5, कितने आए 7। देखो ट्रांसफर करने के पहले भी 7 थे, ट्रांसफर करने के बाद भी 7 थे। मतलब अगर अच्छा मान लो ना ट्रांसफर करें, एक वर्ड और आता है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, दुनिया में मैक्सिमम बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कोई ऐसी बॉडी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो उसको हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इस बॉडी में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है, जितने इसमें प्रोटॉन है उसमें उतने इसमें इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को मिला करके जीरो बना देते हैं, इसलिए इस बॉडी का नाम है न्यूट्रल बॉडी। इस बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है ये हम लोग आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे, आगे ना जाने। हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हमने, चार्ज पढ़ लिया, चार्ज के टाइप्स पढ़ लिए, चार्ज की यूनिट हो गई, हम ना पढ़े चार्ज की प्रॉपर्टी में पहला चार्ज को ऐड कर सकते हैं, चार्ज कैसा, फिर दूसरा सेम चार्ज रिपल होते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, हमने फार्मूला आपको बता दिया, वो आपका होमवर्क है। चार्ज कंजर्व होता है, ये देखिए चार्ज कंजर्व, ये चार्ज का होमवर्क है कि चार्ज कंजर्व का मतलब कि चार्ज ना तो उत्पन्न कर सकते हो, ना नया चार्ज जनरेट कर सकते हो, और ना ही किसी बॉडी के चार्ज को आप खत्म कर सकते हो, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को केवल ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, बस चार्ज की इतनी प्रॉपर्टी आपके लिए है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ट्रांसफरेबल होता है चार्ज, ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम लोग जो कल का टॉपिक पढ़ेंगे, आप चाहे एक बार पढ़ सकते हैं, ओके, हम लोग जो कल टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तीन मेथड होते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कन्वेक्शन। तो हम लोग कल 3 मेथड पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और इस पर पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, बाकी बातें जब मिलने की बात होती है, बस आज के लिए इतना ही। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जितना पढ़ें उसको डेली का डेली नोट जरूर बनाएं, प्लीज बुक रीड करना बिल्कुल मत भूलें, डेली का डेली नोट्स बनाते चलें। हम आपको साथ साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराते चलेंगे, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं हम आपको साथ में कराएंगे। हम आपको जो कल से वीडियोस देंगे उसमें एक सीरीज भी बनवाते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आप एक नोट्स प्रिपेयर करवाते चलें, साथ में पीवाईक्यू भी होता रहे। बस आप कोशिश करना कि डेली का होमवर्क डेली करते रहिएगा, ताकि बोझ ना बने, जिससे आपको फिजिक्स बड़ी इजी लगे। और एग्जैक्टली फिजिक्स बहुत इजी है, बस हम करते क्या है कि हमारे पास धीरे धीरे भार बढ़ जाता है और फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं, कॉन्सेप्ट को रटने लगते हैं। एक छोटा सा काम और करिएगा, किसी एक यूट्यूबर को पकड़ लीजिएगा, किसी को भी वहीं से कंटिन्यू पढ़िएगा। कई सारी जगहों से वीडियो देखने से डिस्ट्रैक्शन होता है और हो सकता है आपकी तैयारी भी इससे प्रभावित हो जाए। मिलते अगले वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।